Okay, so we'll start with new chapter today, which is magnetism. Normally, magnetism को I divide into three different categories. एक होता है geomagnetism, मतलब terrestrial magnetism, मतलब magnetism related to Earth. दूसरा है naturally occurring bar magnets. तीसरा है when you have current through passing through a coil, it also acts as a magnetic dipole. तो तीनों केसेस में एटलीस्ट इन टू केसेस बार मैग्नेट और व्हेन यू पास अ करंट थ्रू कॉइल इन दीज टू केसेस इक्वेशंस आर मोर और लेस सेम. तो आइडिया मोर और लेस सेम है. so you just need to know this. I'll start with very basics because अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट. क्योंकि क्वेश्चन आया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैग्नेट्स या फिर जब मैग्नेटिज्म की बात करते हैं हम लोग, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होता है कि यू कैन हैव जस्ट अ पॉजिटिव चार्ज और जस्ट अ नेगेटिव चार्ज और यू कैन हैव अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. बट इन केस ऑफ मैग्नेट्स यू कैनॉट हैव मोनोपोल. तो हमेशा नॉर्थ साउथ मतलब डाइपोल ही होगा. सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट. ये बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए आपको. वेल, नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है हम लोग बोलते हैं इट इज प्लस क्यू एम, पॉजिटिव क्यू एम. दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज जस्ट पोल स्ट्रेंथ. क्यों किया मैंने? बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कंपेयर इट विद इलेक्ट्रिक डाइपोल. बिकॉज इफ यू कंपेयर इट विद इलेक्ट्रिक डाइपोल तो फॉर्मूलाज याद रखना इजी होगा. Then south pole has negative QM pole strength, right? So as you remember, I will just compare it with electric dipole because then it becomes easy for you to understand. As you have learned that electric field lines always start from positive charge and end at negative charge, right? Similarly, but not exactly the same way, magnetic field lines they start at north pole and they end at south pole, but they form a closed loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं. तो ये नीट में क्वेश्चन आया था. इनसाइड बार मैग्नेट, magnetic lines of force are directed from north to south, south to north, south to north, because magnetic field lines outside are from north to south. तो अंदर वो साउथ टू नॉर्थ होंगे बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप, राइट. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है between electric field lines and magnetic field lines. Electric field lines they don't form a closed loop. Magnetic field lines do form a closed loop. Then as we have learned that electric field lines never intersect each other, magnetic field lines never intersect each other. सेम है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक टू फील्ड लाइंस लाइक दिस, be it electric or be it magnetic, I don't care for the time being. अगर इंटरसेक्शन हुआ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बेसिक्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सपोज मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो मैं इस फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट मुझे डायरेक्शन देता है of electric field at that point. At that point local electric field की डायरेक्शन की बात हो रही है, right? But let us say अगर हमारे पास intersecting field lines होते something like this, फिर वो magnetic हो या फिर electric हो, तो at point P you have two different directions of field. That is why magnetic field lines or electric field lines they never intersect each other, right? Good. Then सिमिलरली जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल्स के केस में देखा था दैट दे आर क्राउडेड नियर द चार्जेस.
तो when you are near to the dipole, electric field lines are crowded, and as you go further out, they become sparse, मतलब उनका डेंसिटी कम हो जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी केस ऐसा ही है. As you go away from magnet or magnetic dipole, magnetic field lines are less dense. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो. सिमिलरली और मुझे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? बिकॉज वी विल टेक अ एरिया हियर. Number of lines passing through this area gives you strength of electric field at that point. Since number of lines at point A are more as compared to number of lines at point B, so field strength is more at A as compared to B. तो कितने lines उस area में से normally perpendicular to the area pass हो रहे हैं, that gives you strength of electric field or magnetic field. Correct? तो डेफिनेटली इन दिस केस ए पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू बी. तो मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, वैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, राइट? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू unit area normal to that area gives you strength of electric field there in electrostatics, and here it gives you मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ. ऑलराइट, गुड. इसलिए इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोलते हैं इनफैक्ट. तो दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज मैग्नेटोस्टैटिक्स. क्यों? क्योंकि मैग्नेट को मैं मूव नहीं कर रहा हूं. मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का केस बन जाएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर है, राइट? गुड. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग. ये बहुत बेसिक चीज है. सो दैट इज ओके टू नो दिस मच नाउ. इतना पता होना सफिशिएंट है फॉर द टाइम बीइंग. Right, then what else you should be knowing? You should be knowing something basics about bar magnet. So I will remove these lines from here because we don't care for the time being. तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस आपने 2L लिया था, सेंटर से L यहाँ पे, सेंटर से L यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो. You say that the distance between these two magnetic poles is 2L. मतलब any distance will be measured from the center of magnetic dipole. Good. Then ये जो line है, the line which is passing through both the poles of a bar magnet is called as axis of bar magnet. तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे एक्सिस था, यहाँ पे भी एक्सिस है. वो इलेक्ट्रिक एक्सिस था, ये मैग्नेटिक एक्सिस है. Then a line passing through the center and perpendicular to magnetic axis, इसको हमने इक्वेटर बोला था. यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा. So this is called as magnetic equator. Okay. Why we have to know this? क्योंकि आगे जाके हम फॉर्मूलास को कंपेयर करेंगे. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला बनते हैं वही यहाँ पे बनते हैं एग्जैक्टली सेम. सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा. That's it. यही चेंज होता है सिर्फ. We'll see that. Okay. Then next thing that you should know is ये जो डिस्टेंस है L plus L 2L, that is magnetic length, that is not geometrical length. तो ये as you can see from diagram, geometrical length of bar magnet is greater than magnetic length. So this capital L is geometric length. So geometric length, या फिर मैं उल्टा लिखता हूँ बेटर, अदरवाइज आप बोलोगे बुक में तो उल्टा लिखा है. ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखते हैं हम लोग. मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू सम फैक्टर इनटू geometric length. As I told you,
कौन सा लेंथ ज्यादा है? जियोमेट्रिक। कौन सा कम है? मैग्नेटिक। मतलब 2l ये कम है और कैपिटल L ये ज्यादा है, तो 5/6 ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। 5/6 इज लेस देन 1, राइट? गुड। तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 times geometric length. Okay, this is all you should be knowing. Now, अगर आपको इतना पता है, तो what we are going to do is we are going to make a table of comparison, क्योंकि हमने जो फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए देखे थे वही फॉर्मूलाज हमको मैग्नेटिज्म केस में हमको लगने वाले हैं, मोर और लेस दे आर सेम. So if you compare, you will be remembering them easily. So let's see in comparison. Physical quantity, formulas in electrostatics, and then formulas in magnetostatics, मतलब basically magnetism. So physical quantity, electrostatics, और अगर ये आपने एक बार समझ लिया तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम. गुड. सो फर्स्ट क्वांटिटी इज, जो बेसिक क्वांटिटी है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, किसने जनरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक चार्ज ने, राइट? तो यहाँ पे जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है जो फील्ड जनरेट करती है, सो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी which generates field in electrostatic is point charge, या फिर just electrostatic charge बोलता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. ओके, यहां पे होता है मैग्नेटिक पोल. देन यहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला निकाला होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन. इप्सिलॉन जीरो कब? जब फ्री स्पेस हो तब. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो. लेट अस से कि फ्री स्पेस है, यहाँ पे होता है म्यू 0/4 पाई. इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में 9 × 10⁻9, इसकी होती है 10⁻⁻7 इन एसआई यूनिट्स. सो इन एसआई यूनिट्स यू हैव दिस वैल्यू एज 10⁻⁻7. ओके, जो भी यूनिट्स होंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है एसआई यूनिट्स में 9 × 10⁻9. गुड, राइट. देन आपने यहाँ पे डायपोल मोमेंट देखा था. डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मोमेंट. दैट वाज P बार इक्वल टू 2L इंटू Q इंटू 2L बार. और ये वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डायरेक्शन क्या था बाय द वे? नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव. So electrostatic dipole moment is directed from negative charge to positive charge. Similarly, यहाँ पे उसको हम m बार से डिनोट करेंगे, that is magnetic dipole moment. Q की जगह पे Qm, जैसे Q चार्ज था तो यहाँ पे Qm पोल स्ट्रेंथ है, राइट? और 2L बार. यहाँ पे मैंने बताया साउथ पोल को हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे होगा डायरेक्शन साउथ टू north. These will be important things when we solve questions. डायरेक्शन पता नहीं होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, साउथ टू नॉर्थ. क्यों? क्योंकि बाय कन्वेंशन हमने साउथ पोल को नेगेटिव बोल के रखा है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. देन अब इसके बाद इफ यू रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था यहाँ पे U इक्वल टू -P बार डॉट E बार. ये मैंने 3 बार डिराइव करके दिया है और इस पे हमने कम से कम 7 क्वेश्चंस किए हैं एज फार एज आई वाज चेकिंग द नोट्स. तो P बार इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डॉट E बार गिव्स यू potential energy या energy stored in electric dipole when it is kept in an external electric field. Similarly यहाँ पे U
एनर्जी इज नॉट वेक्टर माइनस m बार डॉट b बार, इलेक्ट्रिक डायपोल की जगह पे मैग्नेटिक डायपोल, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, या, ऑलराइट. सो there are more basic quantities that we should compare, or it is required for us to compare quantity. Then you have electrostatic, then you have magnetism analogous. Magnetic analog जो है that holds the same formula by the way. तो मैं यहाँ पे फोर्स हम लोग लिख सकते हैं. आपको याद होगा जब हमने एक डाइपोल, ऑफ कोर्स दिस वाज पॉजिटिव Q, दिस वाज नेगेटिव Q. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पे फोर्स होगा इस डायरेक्शन में बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो फोर्स लिखते टाइम हमने बोला था फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स यहाँ पे था F इक्वल टू Q इंटू E. मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. सिमिलरली फोर्स यहाँ पे होगा वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इंटू B. ओके, देन एक्सियल फील्ड एंड इक्वेटोरियल फील्ड. अगर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के, so I have this as positive, this as negative. Okay, so हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस, ये एक्सिस है. अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए. I want to find out what is electric field at this point P which is on the axis. So I have told you this and you should remember what was the formula for electric field at axis. क्या था? 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube, where r is distance which is always measured from center of dipole. Similarly अगर आपके पास मैग्नेट है और ये मैग्नेट का एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट P है, ये सेंटर है, सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर r लेता हूं मैं, तो एग्जैक्टली सेम magnetic field at axial line is mu 0 by 4 pi 2m by r cube. ओके, सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा. ये जो r हमने लिया है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l. अंडर दिस कंडीशन एक ही बात है. If this point R is 100 meter away from center and if L is 1 centimeter, मतलब 10 पर minus 2 meter, तो 2 into 10 पर minus 2 या फिर सिर्फ 10 पर minus 2 is the same thing, right? So it is the same thing, doesn't matter really. Similarly, अगर आपको इक्वेटर पे फाइंड करना है इक्वेटोरियल फील्ड, तो as you remember सिर्फ ये 2 गायब हो जाता है यहाँ से. तो electric field at equator is 1 by 4 pi epsilon 0 P by r cube. Similarly, B equatorial will be mu 0 by 4 pi m by r cube. ये दोनों formulas axis और equator के they are derived under this condition. कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते उसको. तो ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए. ओके, ओनली थिंग इज कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो, which means that magnetic field at equator is oppositely directed to that of magnetic moment. That is the only difference. मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर में एक नेगेटिव साइन आता है क्योंकि उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, राइट? दैट्स इट. तो ये आपको पता होना चाहिए. गुड.
So this is all that you need to know now. If I want to find out what is magnetic field at an arbitrary point, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम पॉइंट, क्योंकि अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड किया, एक्सिस पे या फिर इक्वेटर पे। और लेट अस से कि मेरे पास जो बार मैग्नेट है, दिस इज दैट बार मैग्नेट दैट आई वाज हैविंग, and we have a random point over here, P point. So I'll shift it little bit over here, P point. And the distance of this P point from center of bar magnet is R. I want to find out what is magnetic field at this point. तो एक्सिस पे पता है, इक्वेटर पे पता है, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो विदाउट deriving, because I don't want to go through derivation now, it's trivial, but we don't need derivation here. So अगर ये एंगल थीटा है, so theta is the angle between magnetic dipole moment and the line joining the center of magnetic dipole to the point where you are measuring magnetic field. मैं वापस बता देता हूँ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। उल्टा लिया तो भी चलेगा, डजंट मैटर, आप इसको साउथ बोलो, इसको नॉर्थ बोलो, आई डोंट केयर, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है, राइट? या फिर आप बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन कहां से कहां ज्वाइन कर रही है, सेंटर ऑफ डायपोल टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एंगल है थीटा। सो द फॉर्मूला बिकम्स B equal to mu 0 by 4 pi m by r cube, and here you have 3 cos square theta plus 1 का root. So we will check it out, don't worry. अगर याद नहीं रहा तो याद कैसे रखना है वो देख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1। मान लेते हैं कि हमको याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, समथिंग लाइक दिस, लेट अस चेक। कैसे चेक करेंगे? अगर मैं ये P पॉइंट जो है, अगर इस P पॉइंट को मैं एक्सिस पे लेता तो थीटा की वैल्यू क्या आती? 0। व्हाट इज cos 0? 1। 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, 2 तो एक्सिस पे 2 है क्या? है, मतलब करेक्ट है फॉर्मूला। ओके, इक्वेटर पे भी चेक कर लो। इक्वेटर पे मतलब ये P पॉइंट मैं यहां लूंगा, एंगल कितना? 90, cos 90 कितना? 0, मतलब पहली टर्म, दिस टर्म बिकम्स 0। अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो म्यू 0 by 4 pi m by r क्यूब है क्या? यस है। तो इसका मतलब द फॉर्मूला दैट वी रोट इज करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दिस, बेटर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ m की जगह पे p, म्यू 0 की जगह पे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट्स इट। सो दिस इज वेरी पावरफुल फॉर्मूला, ये आपका काम आसान करेगा। ऑलराइट, आई होप यहां तक क्लियर है। गुड। नाउ ये तो हो गया बार मैग्नेट का थियरी, हम आगे और भी देखेंगे बट नॉट रिलेटेड टू बार मैग्नेट बाय द वे। नाउ वी वांट टू सी समथिंग कॉल्ड एज जियोमैग्नेटिज्म या फिर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। So the magnetism of earth is called as geomagnetism or terrestrial magnetism, or in simple language earth's magnetism, that's it। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे दो
अलग अलग चीजें इन्वॉल्व है, एक जियोग्राफिक, एक मैग्नेटिक. व्हाट वी नो इज अर्थ, assuming it is a sphere, it is not a sphere in reality, assume it is a sphere. हमको पता है ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है. तो आई विल से दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज जियोग्राफिक साउथ पोल, राइट. So of course geographic north or geographic south are here, and मैं एक एक करके डिफाइन भी करते जा रहा हूं. A line passing through geographic north and geographic south is called as geographic axis of Earth. Line passing through geographic north pole and geographic south pole of Earth is called as geographic axis of Earth. So this is geographic axis of Earth. Okay, then let me take a plane. So I'll use some different color for this. Let us say we have this plane over here. All right. अब ये जो plane है, the plane passing through geographic axis of Earth, या फिर आप बोल सकते हो vertical plane है ये, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन वैसा दिखाया है फिगर में. So a vertical plane which passes through, या फिर a vertical plane which contains geographic axis is called as geographic meridian. तो ये आपका आ गया geographic meridian. Well, by the way, I'll just write down shortcuts here और बाद में हम स्पेसिफाई कर देंगे कि क्या क्या है. तो GA stands for geographic axis, geographic axis. GM stands for geographic meridian. Meridian मतलब plane होता है by the way. तो axis मतलब line has one dimension and this is plane. Good. Now okay, I'll take another plane. So let me take another plane. Something like this. ये जो प्लेन है ये अर्थ के सेंटर से पास होता है और ये जो है जियोग्राफिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है. इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. सो दिस प्लेन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन. EP stands for equatorial plane. Right. Now you should be aware of something called as a great circle. I don't know if you know. I'll tell you what is a great circle. So the thing is, अभी अर्थ है. So let us say this is अर्थ. अर्थ पे मैं अलग अलग साइज के सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ. दिस इज वन ऑफ इट, दिस इज अनदर सर्कल. तो सबसे बड़ा सर्कल कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे. दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल. सो अ ग्रेट सर्कल इन द इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ अर्थ. लेकिन उसको बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर. सो हियर यू विल ड्रॉ a great circle in the equatorial plane that will be called as geographic equator. So this is geographic equator. ये सब important है because you will say कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, because examples जब solve करोगे ना तो समझेगा. तो अभी तो angles introduce नहीं किए हमने, तब समझेगा कि why they are important. So this is geographic equator. All right. So
नाउ ये हमने सब जियोग्राफी से रिलेटेड टर्म्स डिफाइन किए, अभी तक हमने मैग्नेटिज्म की बात ही नहीं की है. सो व्हाट हैपेंस इज, आई रीड्रॉ अर्थ ओवर हियर. ये था जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ये था जियोग्राफिक साउथ पोल. इन रियलिटी अर्थ कैन बी अज्यूम्ड, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है. हाउ वी आर सो श्योर अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? मल्टीपल रीजंस. हमारा खुद का एग्जिस्टेंस अर्थ पे हम सरवाइव कर गए, सरवाइव छोड़ दो कि लाइफ यहाँ पे फ्लरिश हो पाया, वाटर सरवाइव हो पाया, लाइफ सरवाइव हो पाई, उसका रीजन मैग्नेटिक फील्ड है. द हार्मफुल, आपको पता है सन गोज थ्रू अ साइकिल ऑफ सम इयर्स, नॉर्मली 21-22 इयर्स. तो सन की एक्टिविटी चेंज होती है एंड सन गिव्स अवे सम मास. जैसे हम खांसते हैं ना, वैसा वो भी थ्रोज आउट हॉट मटेरियल, और उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है. अगर वो नहीं होता तो लाइफ नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर अभी तक जल गया होता, वेपराइज्ड. गुड. सो बट another proof that earth has magnetic field, there are substances which you have learned in 12th called as ferromagnetic substances, which you use to make permanent magnets. लेकिन अभी वो तो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स हमको पता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखना कंपलसरी होता है, और वो हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ओर. हम माइन खोदते हैं और निकाल लेते हैं, वाह नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट. तो क्या हम बड़ा सा मैग्नेट रख के आए थे पहले वहां पे? नहीं. तो वाई दे आर मैग्नेटिक इन नेचर इज बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है. अब ट्विस्ट ऐसा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 11.5 डिग्री, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो 11.5 डिग्री के एंगल पे है कंपेयर टू जियोग्राफिक एक्सिस. बट दिस इज नॉट अ ट्विस्ट. द ट्विस्ट इज अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ के पास है मैग्नेटिक साउथ. मतलब अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इज अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, और अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल इज नॉर्थ पोल. उल्टा है ये, राइट? तो आप बोलोगे कि हम नॉर्थ में मतलब नॉर्वे यूरोप के पास जा रहे हैं, दैट इज जियोग्राफिक नॉर्थ, बट इन रियलिटी दैट इज मैग्नेटिक साउथ. क्योंकि अर्थ के जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंड समवेयर ओवर हियर. तो ऐसा है वो. ओके. अब तो magnetic field lines I'll remove for the time being because I have to show a lot of things here. So tilt is 11.5. Earth's magnetic south pole is near to Earth's geographic north pole. ये पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे डिफाइन किया था आपने, क्या डिफाइन किया था? A line passing through geographic poles of Earth is called as geographic axis. Similarly, a line passing through magnetic poles of Earth is called as magnetic axis. Magnetic axis. राइट? जैसे आपने यहाँ पे एक प्लेन दिखाया था, a plane which contains geographic axis was called as geographic meridian. Similarly, a plane which contains magnetic axis of Earth is called as magnetic meridian. तो हमारे पास एक प्लेन है जिस प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, that is called as magnetic meridian. So this is magnetic meridian. Magnetic meridian. Similarly, इस मैग्नेटिक एक्सिस को जो परपेंडिकुलर प्लेन था
उसको हमने इक्वेटोरियल प्लेन बोला था. Pardon me for my drawing, I don't care for drawing anymore. So उसमें जो ग्रेट सर्कल था, a great circle in the geographic equatorial plane was called as geographic equator. Similarly यहाँ पे जो ग्रेट सर्कल होगा यहाँ पे वो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा. राइट, गुड. दिस इज ऑल यू शुड नो. दैट्स इट. अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होंगे. दिस इज बेसिक, क्योंकि अब जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो यहां से आगे शुरू होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. तो द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian is angle of dip. So as you can see, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे. As you can see, the one in the red will be geographic meridian. तो ये था हमारा geographic meridian, और the one in the blue is magnetic meridian, something like this, more or less. 90 डिग्री पे नहीं है, you don't assume it is at 90 degree because it is not at 90 degree. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. For the time being हमारे केस में नहीं है, अर्थ के केस में नहीं है, किसी और प्लैनेट के केस में हो सकता है. We are on Earth, we are talking about geomagnetism. So ये जो एंगल बना है यहाँ पे, this angle between what and what? Angle between geographic meridian and magnetic meridian. This angle phi is called as magnetic declination. Magnetic declination, right? So this angle phi is magnetic declination. Some books use some other names, so I just need to verify. But yes, तो आपके बुक में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोला है इसको. तो बेसिकली क्योंकि ये दोनों प्लेन्स, इसमें आपको पता है इसमें था जियोग्राफिक एक्सिस और इसमें था मैग्नेटिक एक्सिस. मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस में जो एंगल है उसको भी मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि वो दोनों प्लेन में ही दो लाइंस थी. तो दो प्लेन में एंगल मतलब दो लाइंस में एंगल. दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. क्लियर यहां तक? लास्ट डेफिनेशन दैट वी विल नीड व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. और ये एक ही फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला related to Earth's magnetism where you can, like, they can ask you on questions on this. So angle of dip, let us say delta. Now मैं वापस अब वही दो प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन. सिर्फ मैं ओरिएंटेशन अलग दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. सो लेट्स से दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. ये जो प्लेन था ये मैग्नेटिक मेरिडियन है. ऐसा क्यों किया, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल. और ये जो रेड है ये जियोग्राफिक मेरिडियन है. These are two planes. I'm just keeping it like an open book. बुक काइंड ऑफ. तो ऐसा क्यों, क्योंकि कन्वीनियंट होता है एंगल डिफाइन करना. ये था GM, जनरल मैनेजर. ये पता नहीं, समथिंग, छोड़ो. आई जस्ट sometimes pass poor jokes, so don't mind. So and you know this angle we have defined as magnetic declination. सिर्फ मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया है. व्हाई, यू अंडरस्टैंड सून. नाउ at any point on the surface of earth मुझे मैग्नेटिक फील्ड
of Earth, of course, because we're talking about geomagnetism. Earth का magnetic field यहाँ पे कहीं पे है, some direction, क्योंकि ये जो magnetic field of Earth है वो आप Earth पे कहाँ पे हो उस पे डिपेंड करेगा. What is the direction of magnetic field, by the way? Direction of magnetic field. Direction of electric. In case of electric dipole, what is the direction of electric field? Positive to negative. यहाँ पे पॉजिटिव पोल मतलब नो, नेगेटिव मतलब. तो अब अगर मेरे पास एक रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो पॉइंट टू पॉइंट फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स है. ईच वेक्टर इज टेलिंग यू हियर, मैंने अगर मान लो if I draw this vector, so this is positive, this is negative, because electric field is from positive to negative. This is positive to negative, this is positive to negative. ये randomly oriented electric field है, इसको बोलते हैं non uniform electric field. Good. If I am checking at point P, direction is different. If I am checking here at point Q, direction is different. Same thing can happen for मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. तो जैसे आप अर्थ के ऊपर पोजीशन चेंज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है. अगर नहीं होता फिर वो मैग्नेटिक कंपास तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में दिखाता. सो दैट इज अ प्रूफ, और उससे से रिलेट करने वाले हैं हम लोग. तो बेसिकली वो जो मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होता है, हम वो यही डायरेक्शन बताता है आपको. दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट शोज यू डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट नीडल कंपास में जो आप यूज करते हो. सो मैंने इंटेंशनली मैग्नेटिक मेरिडियन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा है, इसलिए रीओरिएंट किया हमने. सो द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ with respect to horizontal is called as angle of dip. The angle made by Earth's magnetic field at that point on the Earth's surface with the horizontal, which is along magnetic meridian, of course, is called as angle of dip. या फिर आप बोल सकते हो the angle made by needle of magnetic compass, क्योंकि magnetic compass का needle भी आपको यही डायरेक्शन दिखाएगा. क्यों? हमने कैलिब्रेट करके रखा है उसको, right? So what is angle of dip? The angle between Earth's magnetic field and the horizontal. इसका मतलब, now you know, we can always split a vector into components. तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट ले लेता हूँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, और एक कंपोनेंट यहाँ ले लेता हूँ परपेंडिकुलर, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज लिटिल थिक वेक्टर, क्योंकि इतना ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, इट विल सेंड अ रॉन्ग मैसेज. सो आपको पता है ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, ये है वर्टिकल कंपोनेंट BV, and BH, as you know, B cos delta, this is B sin delta. तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो I will do BV upon BH, तो B sin delta upon B cos delta cancel and cancel, so I will have tan delta is equal to BV by BH. Okay, just a minute. All right. Okay, so magnetic field का जो angle बनेगा with respect to horizontal, that is angle of dip. This is the only formula, not only, one of the formula which is important, because इसके अलावा ज़्यादा formulas है नहीं. And obviously आपको पता है B is resultant of, or it is diagonal of BH and BV. तो B can be written as BV square plus BH square. ये तो पता है ना वेक्टर से. If you have a vector which is along the diagonal, तो x component square plus y component square का स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग. ओके, राइट?
Clear? Any doubts up to this? Good. So we have done geomagnetism 11 का part यहाँ पे खत्म. Now we will start with part 2 of magnetism, which is from 12th standard. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए that any current carrying loop acts as a magnetic dipole. So current carrying loop as a magnetic dipole. So what I mean by this, for example, let us say we have a circular wire which carries a current I, and we want to find out what is magnetic field at axial point. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, and I want you to check it for yourself. Bar magnet में I am not talking about R very greater than L. मैं जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ. फॉर जनरल फॉर्मूला बार मैग्नेटिक के केस में यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे ये एक्सिस किसका है? ये एक्सिस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का है. वो एक्सिस किसका था? वो एक्सिस बार मैग्नेट का था. जनरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट, तो वो आपको चेक करना है. आई विल जस्ट टेल यू दिस क्योंकि ये हमने 11th में डिराइव किया है पहले. I will not go into derivation again. So directly you should know that magnetic field at axial point B is given by mu 0 I A square, where A is radius. ये कब किया था मैं बता देता हूँ. Biot-Savart law. We had derived this. मैंने ये भी बताया था कि this distance was taken to be R, this distance was X. फिर मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे होगा. फिर नीचे और एक हमने एलिमेंट लिया था, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड लिया था. So we have done this. So I'm not going into derivation again. It is just we need this for the sake of comparison. So magnetic field of a current carrying circular loop was given by mu 0 I A square upon 2 A square plus X square raised to 3/2. अब इसमें आप x is very greater than a बोल सकते हो, simplify कर सकते हो, that's okay. And you can also write this in terms of magnetic dipole moment. I'll tell you how to do that, easy है. What is area of this loop? Area of this loop is pi a square. तो यहाँ से आपको a square मिल जाएगा, a square मिल जाएगा यहाँ से a by pi. तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. b is equal to mu 0 I a upon 2 pi a square plus x square raised to 3/2. Now if you have x very greater than a square plus x square roughly is a square. तो ये आपको मिल जाएगा b is equal to mu 0 I a upon 2 pi a square plus x square is x square raised to 3/2 मतलब x cube. करेक्ट. और आपको पता है I इंटू ए क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. तो आ गया आपके पास फॉर्मूला. आप चाहो तो यहाँ पे 4 लिखो, ऊपर 2 लिखो, राइट. तो एग्जैक्टली इफ यू सी एग्जैक्टली वापस से बार मैग्नेट के फॉर्म में आ गया. तो दिस इज स्पेशल केस. सिर्फ इतना है, अगर आप बार मैग्नेट में जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आता है फॉर बार मैग्नेट. वो ठीक है, वो यू विल चेक इट आउट. आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ.
थोड़ा स्लो कर देंगे अब, क्योंकि अब इसके आगे रियल फिजिक्स स्टार्ट्स हियर. नाउ द थिंग इज, यू हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड, अभी मैंने बताया, अ करंट कैरिंग लूप acts as magnetic dipole. तो डायपोल मतलब दो पोल, नॉर्थ एंड साउथ. आपके 11 के बुक में एक डायग्राम भी है, आपको बताता है अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो कौन सा पोल, एंटी क्लॉकवाइज हो कौन सा पोल. इन शॉर्ट, if you have a clockwise current, if you see from one side it looks like north pole, if you see from other side it looks like south pole, right? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि लेट अस टेक हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में आपके पास एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग, और आपको पता है कि ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इट आल्सो एक्ट्स एज करंट लूप, ना, करंट लूप ही हो गया ये. तो अगर वायर में से करंट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लूप, या इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी तो करंट लूप है फिर, तो इसका भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी करंट लूप बनाएगा. सो आई विल से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट of a revolving electron, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन से आता है ये. ओके, इवन दो इट इज थियोरी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. सो दिस revolving electron will also act as magnetic dipole moment. This revolving मतलब एक ऑर्बिटल मोशन है, मैं स्पिन मोशन पे बाद पे आऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग ऑर्बिटल मोशन समझ लो. नाउ वी नो, अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसका, हमको पता है m is I into A, I into A. इसका अगर रेडियस r है, I is current, current is charge per unit time. एक चक्कर की बात करता हूं, if I talk about one revolution, so it is E upon T. Okay, then this is of course pi r square. What is time period? Distance upon velocity. एक चक्कर में डिस्टेंस कितना, सरकमफरेंस, अपॉन वेलोसिटी मतलब ऊपर गया, r स्क्वायर, कैंसल एंड कैंसल, करेक्ट. तो ये आ गया आपका m इक्वल टू, अच्छा ये पाई भी था यहाँ पे, पाई पाई भी कैंसल, तो ई वी आर बाय 2, राइट. गुड. नाउ अगर मैं, दिस इज not to confused with, this is not mass. What is this? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे इसको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, so you need not to get confused in this thing. Then if you want, if you like, I can just change the notation and keep it at par with your textbooks. Your textbook say m0, magnetic dipole moment due to orbital motion, mo. अगर मैं मास से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, ऑफ कोर्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. वी नो एम वी आर, एम वी इज पी लीनियर मोमेंटम इनटू आर इज एंगुलर मोमेंटम. तो हम इसको लिख सकते हैं m0 इक्वल टू ई, ये जो है दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो इसको मैं बोलूंगा L0/2me। क्लियर यहां तक? समझा क्या किया? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो I into A, I is E/T, A is pi r square, good। तो T is time period which is distance upon velocity, distance is 2 pi r in one revolution, velocity ऊपर गया, पाई पाई और एक आर कैंसिल हुआ, EV/2 मिल गया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m कर लिया। ये जो है दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। एक तो ये जो m0/L0 है, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम E/2me, इसको एक नाम दिया है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस इज गायरो जायरो जैसे भी आपको करना प्रोनाउंस कर सकते हो, राइट। दिस इज a constant value. It turns out to be 8.8 into 10 power 10. 8.8 into 10 power 10. Of course, coulomb per kilogram, right? तो ये एक constant quantity है. This is a constant quantity. So this will always remain the same. Right? अब इसी इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, m0 इक्वल टू माइनस का मतलब ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब एक का डायरेक्शन नीचे तो दूसरे का डायरेक्शन ऊपर। So negative sign indicates that these two orbital magnetic moment and orbital angular momentum, they have opposite directions. Now you can also write this as again in scalar form, क्योंकि कहीं पे scalar form चाहिए, कहीं पे vector form चाहिए, so on so forth. Okay, if you remember Bohr's second postulate, only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of 2 pi, so E/2me nh upon 2 pi, right। तो ये 2 है, तो ये आपको मिल जाएगा m0 इक्वल टू E/4 pi nh/me। Okay, there is something which you define as Bohr magneton. अब what is Bohr magneton? तो ये जो आपके पास पहले ऑर्बिट में, तो फॉर n इक्वल टू 1 जो वैल्यू आती है, दैट इज दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन। In simple language, orbital magnetic dipole moment of electron in the first orbit is called as Bohr magneton of hydrogen atom. Okay, right, clear, right, okay। So now, depending on all that you have learned, what you have learned first thing that a revolving electron in any orbit, by the way, has magnetic dipole moment, orbital magnetic dipole moment, orbital magnetic dipole moment। अब ऐसा है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करके वो वैल्यू मेजर करते हैं किसकी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, इट ऑलवेज
This is calculated value. It turns out to be less than, this is theoretical value, sorry, this is theoretical value. So it always turns out to be less than calculated value, मतलब from experiment. इसका मतलब ये है कि there is something missing. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में था, इसलिए हमने बोला कि ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो हमको ज्यादा ही वैल्यू मिल रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, ऑलवेज, विच मीन्स देर इज समथिंग इंट्रिंसिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक मतलब खुद का, राइट, खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिन. जैसे ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट था, दैट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो व्हेन यू ऐड स्पिन मोमेंट देन यू गेट टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो इसका पहले ऐसा मतलब निकाला गया था कि दिस इज लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड अर्थ इज स्पिनिंग, राइट. तो बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो स्पिनिंग, विच इज नॉट करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. कहां से है वी डोंट नो, वो है, बस वो है, राइट. We don't know, we don't have any knowledge where it comes from. This is intrinsic, right? Good. Now you can categorize substances, magnetic substances, in three categories: diamagnets, then para, then ferro. We'll talk about that later. कोई भी सब्सटेंस है वो अगर मैग्नेटिक है नेचर में, तो अभी हमको पता है कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ऑर्बिटिंग एंड दे हैव दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. बट देन ऐसा तो फिर हर एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होना चाहिए था. वी डोंट हैव ऑल सब्सटेंसेस मैग्नेटिक. एक तो बिल्कुल मैग्नेटिक नहीं होते हैं. एक जो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, और टेम्पररी मैग्नेट्स में दो केसेस होते हैं. एक जिसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वो वीकली रिपेल हो रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड. एक ऐसे होते हैं जो टेम्पररी मैग्नेट्स हैं, बट इफ यू कीप देम इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग सेक्शन. उल्टा है यहां पे, राइट. और तीसरे होते हैं परमानेंट मैग्नेट होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. वीकली रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. तीन केसेस. तो वी हैव टू एक्सप्लेन all these three cases. So for this we take help of Pauli's exclusion principle. What is Pauli's exclusion principle? आपको सिर्फ इतना बताता है, no two electrons can have same set of those four quantum numbers: n, l, ml, ms. n is principal quantum number which tells you कि कौन से ऑर्बिट में है. l gives you information about orbital. Okay. ml is magnetic contribution of that orbitals. तो छोड़ दो, वो हम डिटेल नहीं जाएंगे, it will become chemistry here, so let's not talk about that. Okay. तो ये तीन सेम हो भी गए तो ये सेम नहीं होगा, which means कि if I have two electrons orbiting in the same orbit having same value of L, having same value of ml, उसका जो ms है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, एक का अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है तो दूसरे का नीचे पॉइंट करेगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होती है. सिर्फ डायरेक्शन मैटर्स हियर. ओके. तो magnetic materials can now be categorized into two parts. एक
जिनके लास्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब बात ही खत्म, एक ही है, तो दे विल गिव कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि कैंसलेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, जिसमें पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो कैंसलेशन होना चाहिए, राइट? तो दिस इज द टाइप ऑफ magnetism which is called as diamagnetism. So diamagnetism are those materials which have paired electrons, paired है लास्ट शेल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। these are weakly repelled when kept in an external magnetic field. इसका मतलब ये सिर्फ तब मैग्नेटिक बनेंगे जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे होंगे। अभी ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद? सो समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग। अब ऐसा होता है when you keep them in external magnetic field, what happens is, मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। मुझे एक्चुअली आई शुड हैव शोन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स ओके। तो होता क्या है, जिस इलेक्ट्रॉन का ms फील्ड के डायरेक्शन में है, उसका स्पीड कम हो जाता है, इट स्लोज डाउन, और जिसका अपोजिट डायरेक्शन में है इट स्पीड्स अप, राइट? अब क्या हुआ, आपको पता है एनी मूविंग चार्ज हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म कहां से आता है? मूविंग चार्जेस से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर, मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, जब तक ये एक्सटर्नल फील्ड में नहीं थे तब तक दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, जो कैंसल आउट हो रहा था। बट नाउ वन इज मूविंग स्लोली, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, अदर इज मूविंग रैपिडली, उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है विच इज अपोजिट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर इज अ जनरेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में तो सच मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म में, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है, यू सी वेक्टर्स आर ग्रोइंग इन साइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक जगह पे वीक है और बाद में वो स्ट्रांग होते जा रहा है। तो अगर मैं ऐसे मटेरियल को वीक सेक्शन में रखता हूं मैग्नेटिक फील्ड के, तो दे विल बी, या फिर स्ट्रांग में रखता हूं, उल्टा बोलो, तो दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, which means they are weakly repelled, right? So this is all about diamagnetism. They are temporary magnets. As soon as you remove external magnetic field, आपने जैसे ये external magnetic field हटा दी, they lose their magnetism, right? Now, तो इतना ही पता होना चाहिए। Then you have paramagnets, और ये क्वेश्चंस in the form of theory आते हैं, okay, right? So before we go to paramagnets, let me talk about what is magnetization. देखो, अब ये तो हम सिंगल एटम की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक सब्सटेंस बनाते हैं तो क्या सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होगी? नहीं। यू हैव billions of atoms and equivalent number of electrons also, ज्यादा ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली। तो वहां पे ये जो these are called as tiny magnets, क्योंकि छोटे छोटे हर एक एटम के पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट हुआ तो दे आर टाइनी मैग्नेट्स। तो दे आर लाइक दिस। तो यूनिट वॉल्यूम में, मैं अगर यूनिट वॉल्यूम ले रहा हूं 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है,
that is magnetization, right? This is very important. ये नहीं समझेगा तो आगे एक दो ही important derivations है, वो नहीं समझेगा फिर. So magnetization is nothing but magnetic dipole moment per unit volume, right? Magnetic dipole moment per unit volume. आपको पता है magnetic dipole moment का unit क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर, राइट? यू कैन फाइंड आउट डायमेंशंस एज वेल. क्लियर यहां तक, राइट? सो we will just take paramagnetism and then we'll stop for the day. It's too much of theory. So I mean I cannot help it, वो है तो है, I have to take. Okay, so diamagnets are those substances in which atoms have paired electrons. दो इलेक्ट्रॉन थे वहां पे, उसको जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो एक स्लो डाउन हुआ, एक स्पीड अप हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था. इसलिए वो सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बिहेव्स एज मैग्नेटिक, राइट? बट पैरामैग्नेटिज्म में द मैग्नेटिज्म कम्स फ्रॉम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मतलब ये जो सब्सटेंस है जिस एटम से बनेगा वहां पे लास्ट शेल में या ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. फिर ये तो परमानेंट मैग्नेट होने चाहिए थे. एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन के पास डायपोल मोमेंट है, दूसरे एटम में दूसरे के पास होगा, मतलब हर एक एटम का लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, तो इट शुड कंट्रीब्यूट टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूरे सब्सटेंस का, राइट? पर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? रैंडम ओरिएंटेशन, एज यू वर सेइंग, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो जब एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई नहीं की तो ये जो टाइनी मैग्नेट्स है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक सेंस ऑफ डायरेक्शन, दे आर जस्ट रैंडमली ओरिएंटेड. तो कैंसलेशन, क्योंकि आपको पता है रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स कैंसल आउट. व्हाट हैपेंस व्हेन आई अप्लाई external magnetic field again? They orient, but the direction of orientation is also important. Along the field या opposite to field, ये आप चेक करो एक बार, ठीक है? Because of course I want you to read this about this. So they all orient in a given direction, whether they are along the direction or opposite to direction of external field, that you have to check. So now this material as a whole will show magnetism. Opposite to that of diamagnets, when you keep paramagnets in a non-uniform magnetic field, they are weakly attracted. मतलब वो weak section से, weak region से तो strong region की तरफ जाएंगे. उल्टा है यहाँ पे, right? तो ये सारा theoretical form में question आ सकता है. Good, so that's it. हम लोग कल देखेंगे क्यूरीज लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, वो कल देखेंगे. We'll stop here for the day.